साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो आरओ एआरओ 2023 के लिए 10 प्रैक्टिस सेट प्रकाशित किए गए हैं, उसी में से प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का जो जीएस वाला प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि मुंबई के संदर्भ में सही कथन क्या है। दो कथन दिए गए हैं। पहला है दहिसर, पोईसर या पाइसर, मीठी तथा ओशिवरा मुंबई की नदियां हैं। यह कथन आपका पूरी तरीके से सही है। दूसरा, बिहार झील, तुलसी झील, पवई झील और पवई झील या पोई झील मुंबई की झीलें हैं। ये दोनों कथन यहां पर आपका सही है। तो इस प्रकार से पहला दूसरा दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मुंबई के बारे में बात करें तो मुंबई जो है सॉल्सट द्वीप के साथ 7 द्वीपों पर स्थित शहर है। सॉल्सट द्वीप भारत की सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इसके अतिरिक्त जिन नदियों की हमने ऊपर बात की, ये नदियां यहां पर हैं। और आपकी जो तुलसी तथा बिहार झील है, ये तुलसी और बिहार झील जो है, ये आपका यहां पर स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है। और मुंबई की मीठी नदी जो है, मुंबई की जो मीठी नदी है, ये बिहार झील से निकलती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे के द्वारा भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो कितने में? 60 में किया गया। ठीक है, तो 60 नंबर याद रखिएगा। 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहां पर आपके पास 4 कथन दिए गए हैं और बताना इनमें से सही कौन सा है। ठीक है, देखिए पहला, मूंगा रेशम की एक किस्म है, सही है, जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। ध्यान रखिएगा, मूंगा रेशम जो है केवल भारत में होता है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, शहतूत या मलबरी रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, यह भी सही है। तीसरा, असम जो है, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल, ये चाय उत्पादक राज्य है, सही है। केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं, अब केरल नहीं है, अब जो है आपका केरल, यहां पर केरल नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यह कथन आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा सही है, क्योंकि नारियल उत्पादन में अब केरल नहीं बल्कि कर्नाटक जो है वो शीर्ष पर पहुंच गया है। तो यहां पर 1 2 3 सही होगा। 1 2 3 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं कोयला क्षेत्र और उनकी अवस्थित के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखें, झिलमिली कोयला क्षेत्र कहां पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में, झिलमिली कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ में, तो 1 से मिला दीजिए। ललमटिया कहां पे है? ये झारखंड में है, 2 से मिलाइए। तंदूर कहां पे है? तंदूर कोयला क्षेत्र आपका तेलंगाना में है, 3 से मिला दीजिए। और हिमगिरी रामपुर कोयला क्षेत्र कहां पे है? उड़ीसा में, 4 से मिला दीजिए। तो 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? यहां पर देखिए, रामागुंडम किसके लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक के लिए। रामागुंडम जो है उर्वरक के लिए है। और दूसरा जो है आपका भोपाल, कीटनाशक के लिए। भोपाल आपका कीटनाशक के लिए है। जवाहर नगर जो है ये पेट्रो रसायन के लिए है। जबकि ब्रजराजनगर ये जो है आपका सीमेंट के लिए नहीं है। ब्रजराजनगर जो है उड़ीसा में है और ये उड़ीसा का प्रमुख कागज उद्योग स्थान है। यहां पर डी वाला सही नहीं है। देखिए, भारत के प्रमुख कागज उद्योग जो है आपका मध्य प्रदेश का अमलाई है, महाराष्ट्र का बलारपुर है और आंध्र प्रदेश का राजा महेंद्र वर्मम है। आगे चलते हैं। अगला है, यहां ध्यान रखिएगा, रामागुंडम उर्वरक के लिए है, भोपाल कीटनाशक के लिए, जवाहर नगर पेट्रो रसायन के लिए और ब्रजराजनगर जो है कागज उद्योग के लिए उड़ीसा का है। आगे बढ़ते हैं। इसरो के पूर्व सचिव या अध्यक्षों का प्रारंभ से क्रम क्या है? तो इनका क्रम यदि आप देखें तो क्या होगा? सबसे पहले विक्रम ए साराभाई हुए थे, सबसे पहले अध्यक्ष इसके विक्रम ए साराभाई थे। फिर प्रोफेसर एम जी के मेनन, उसके बाद प्रोफेसर सतीश धवन और फिर प्रोफेसर यू आर राव। ये आपका क्रम है। इन चारों लोगों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? प्रोफेसर सतीश धवन का था। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। कौन है? एस सोमनाथ हैं। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं, ये बताना है। तो आप यहां पे देखें, भूकंप की तीव्रता को मर्किली
मर्केली स्केल पर मापते हैं, सही है। भूकंप के परिमाण को रिएक्टर स्केल पर मापते हैं, ये भी सही है। यहाँ ध्यान रखिएगा, तीव्रता को मर्केली स्केल पर मापते हैं, मर्केली, जबकि परिमाण जो होता है मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी को मर्केली पे और मैग्नीट्यूड को जो है रिएक्टर स्केल पर मापते हैं। सिस्मोमीटर भूकंप मापने हेतु प्रयुक्त होता है, ये कथन सही है आपका। वहीं सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का बाहरी भाग नहीं, ये कथन आपका गलत है। सिस्मोमीटर जो है सिस्मोग्राफ का बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भाग है, ठीक है। और रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था, और वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है उसे भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? 4 कथन दिए गए हैं, बताना सही कथन कौन सा। पहला देखिए, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अंडोरा, फ्रांस यूरोप के स्थल अवरुद्ध देश हैं। फ्रांस जो है ये चारों, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अंडोरा, फ्रांस यूरोप के स्थल रुद्ध देश है, नहीं अवरुद्ध देश है। आपका फ्रांस लैंडलॉक कंट्री नहीं है। इसकी एक सीमा आप देखेंगे तो आपका कहां से लगती है? भूमध्य सागर से लगती है। एक सीमा आपकी अटलांटिक महासागर से लगती है, तो ये पहला गलत है। दूसरा, अर्मेनिया, मंगोलिया, लाओस, पाकिस्तान एशिया के स्थल अवरुद्ध देश है, नहीं। पाकिस्तान आपका स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। आपका लाओस है, मंगोलिया है, परंतु आपका पाकिस्तान नहीं है। सी ऑप्शन, बोल्विया एवं पराग्वे दक्षिण अमेरिका के स्थल अवरुद्ध देश हैं, लैंडलॉक कंट्री है, ये कथन सही है। ध्यान रखिएगा कि जो दक्षिण अमेरिका है वहां पे केवल 2 ही देश जो हैं वो लैंडलॉक कंट्री है, एक बोल्विया है, दूसरा पराग्वे है। तो ये नाम आप रट लीजिएगा, बोल्विया और पराग्वे। वहीं डी ऑप्शन, रूस, जॉर्जिया, तुर्की, किर्गिस्तान ऐसे देश हैं जिनका विस्तार एशिया से लेकर यूरोप तक है, एशिया से लेकर यूरोप तक है आपका। तो देखिए, आपका रशिया का है, तुर्की का है, परंतु किर्गिस्तान का नहीं है। किर्गिस्तान का विस्तार जो है एशिया से यूरोप तक नहीं है, जॉर्जिया का नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? तो यहाँ पर देखें, ग्रेनाडा कैरिबियन सागर में है। ग्रेनाडा जो आपका द्वीप है ये कहाँ पे है? आपका कैरिबियन सागर में। दूसरा, सेंट मार्टिन द्वीप जो है ये लवण पटल संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। बालियारिक द्वीप समूह जो है ये बाल्टिक सागर में नहीं है। बालियारिक द्वीप समूह जो है ये पश्चिमी भूमध्य सागर में है और स्पेन के तटीय भाग के पास है बालियारिक द्वीप समूह। यह स्पेन का स्वायत्त प्रभाग, मतलब इस पर अधिकार किसका है बालियारिक द्वीप समूह पे? तो इस पर अधिकार जो है किसका? वो स्पेन का है। तो ध्यान रखिएगा, यह भूमध्य सागर जो मेरिडियन सी है उसमें स्पेन के तटीय भाग के पास है। तो इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, डियागो गार्सिया ये हिंद महासागर में है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है देश और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र के संबंध में? तो देखिए यहाँ पर आपका स्वीडन जो किरुना लौह खनिज उत्पादक देश क्षेत्र है, ये कहाँ पे है? किरुना में है। पायरेनीज फ्रांस में स्थित एक पहाड़ी है, ठीक है, फ्रांस में स्थित एक पहाड़ है या पहाड़ी श्रेणी है, फ्रांस और स्पेन में। वहीं पे आपका क्रिवाय रॉक रूस में नहीं है, यह यूक्रेन में है। क्रिवाय रॉक जो है ये आपका यूक्रेन का प्रमुख लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। और अताशु कजाकिस्तान में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मौद्रिक नीति समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें जो है कुल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं मौद्रिक नीति समिति, केंद्र सरकार द्वारा गठित और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के नेतृत्व वाली 6 सदस्यीय समिति। आगे बढ़ते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है कौन सही है। पहला, सीपीआई गणना का आधार वर्ष 2012 है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो गणना का आधार वर्ष 2012 है और सीपीआई वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापता है। जो सीपीआई है ये वस्तुओं सेवाओं दोनों के मूल्य स्तर में परिवर्तन को मापने का कार्य करता है। तो 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की स्थापना कब हुई थी? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी की स्थापना जो है वर्ष 1961 में, 1961 में हुई थी। इसे यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन ओईईसी के स्थान पर गठित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य है, बेहतर जीवन के लिए बेहतर नीतियां। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से सत्य कथन कौन है या कौन सा या से कथन सत्य है। यहां पर आप देखें, पहला, स्वतंत्रता के समय सेवा का जीडीपी, सर्विस सेक्टर का जीडीपी में अंश 30% से कम था सेवा के समय में, स्वतंत्रता के समय में। दूसरा, 1950 में कृषि का जीडीपी में
अंश 50% से अधिक था। दो के दोनों कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर 4 कथन है। पहला, लिच्छवियों ने बौद्ध बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। ये कथन सही है कि लिच्छवियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था। तो पहला यहाँ पे आपका सही हो गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, मगध शासक बिम्बिसार ने बुद्ध के निवास के लिए पुब्बाराम या पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था। नहीं, बिम्बिसार ने जो है ये बुद्ध के निवास के लिए बेड़ुवन, कौन सा? बेड़ुवन नामक महाविहार बनवाया था। ठीक है, और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने संघ के लिए पुब्बाराव या पूर्वाराम नामक विहार बनवाया था संघ के लिए। और सी ऑप्शन देखें, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार मगध राज्य में होता है। नहीं, सर्वाधिक प्रचार कहां पे हुआ? कौशल राज्य में। ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। डी, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनारा में बिताई थी। नहीं, इन्होंने वैशाली में बिताई थी। कहां पे? अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है ये वैशाली में बिताए थे। तो यहां पर ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं। किस महाजनपद का कुछ क्षेत्र वर्तमान जम्मू एवं कश्मीर का कुछ भाग रहा है? तो कौन सा क्षेत्र है ये? तो ये है आपका कंबोज का क्षेत्र। कंबोज का जो कुछ क्षेत्र है ये आपका वर्तमान जम्मू और कश्मीर का के कुछ भाग इसमें आते हैं। कंबोज महाजनपद वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के कुछ क्षेत्र एवं हजारा जिला जो कि पाकिस्तान तक विस्तृत है, और इसकी राजधानी राजपुर हाटक थी। गांधार महाजनपद पाकिस्तान के पश्चिमी भाग तथा अफगानिस्तान के पूर्वी भाग में विस्तृत है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। आगे बढ़ते हैं। मंदसौर अभिलेख के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन से हैं। पहला, इसे दसपुर अभिलेख भी कहते हैं। मंदसौर अभिलेख को क्या है? इसे दसपुर अभिलेख भी कहा जाता है। ये कथन सही है। दूसरा, इसमें पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख है। ये भी सही है। देखिए, यह गुप्त जो दसपुर अभिलेख को मंदसौर अभिलेख भी कहते हैं, और ये जो मंदसौर अभिलेख है ये गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध अभिलेख है। इसमें पट्टवाय श्रेणी मतलब रेशम सूत बनाने वालों की समिति का वर्णन मिलता है। तीसरा क्या है? इसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। सही है। देखिए, इसमें सूर्य मंदिर तथा कुमारगुप्त के राज्यकाल बंधु वर्मा का उल्लेख है। इस अभिलेख को विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो यहां पर आपका 3 के तीनों कथन क्या है? सही है। 1, 2, 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है? निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करते हुए नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इन चारों राजाओं में देखिए हमें कालानुक्रम में इनको लगाना है। सबसे पहले जयसिंह सिद्धराज जो है 1093 से लेकर के 1143 ईस्वी, तो 1 से पहले लगाइए। फिर इसके बाद कुमारपाल 1143 से 1172, तो 2 लगाइए। फिर आपका बिग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163, 3 लगा दीजिए। चौथा फिर लक्ष्मण सेन 1178 से 1206, 4 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 मतलब ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शाह मोहम्मद गौश कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार करने वाले सूफी संत थे। इनका संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो इनका जो संबंध था मोहम्मद गौश शतारी का, ये शतारी शाह मोहम्मद गौश जो है ये शतारी सिलसिले के प्रसिद्ध संत थे, शतारी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया था तथा हुमायूं तथा तानसेन से इनके घनिष्ठ संबंध थे। आगे बढ़ते हैं। फुतुहाते आलमगीरी की रचना किसने की थी? तो फुतुहाते आलमगीरी की रचना जो है ईश्वरदास नागर की रचना थी। किसकी थी? ईश्वरदास नागर की रचना थी आपकी फुतुहाते आलमगीरी। ठीक है। जबकि सुजान राय भंडारी की जो कृति रही है वो है खुलासत उत तवारिक। वहीं ख्वांदमीर की जो रचना रही है वो है कानून ए हुमायूं, और मोतीबिंद खां ने इकबाल जहांगीरी की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देखिए आईसीआईसीआई की स्थापना आईसीआईसी की स्थापना कब होती है? 1955 में। यहाँ पर पहला वाला सही है। दूसरा, आईडीबीआई की स्थापना 1964 में, ये भी सही है। आईएफसीआई की स्थापना 1948 में, ये भी सही है। सिडबी की स्थापना 1992 में नहीं बल्कि 2000 में होती है। ठीक है, वर्ष 2000 में। तो इस प्रकार से डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा कथन इसमें सही नहीं है। पहला, अप्रैल 1919 में 1916 में तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। सही बात है। दूसरा, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय पूना में था। ये भी सही है। तीसरा, एनी बेसेंट द्वारा होम रूल स्थापित लीग की शाखाएं कानपुर, इलाहाबाद, बनारस तथा मथुरा में थी। ये भी आपका सही है। ठीक है, कि कहाँ पे थी? आपका कानपुर, इलाहाबाद, बनारस तथा मथुरा में। वहीं चौथा, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल के संगठन मंत्री रामास्वामी अय्यर थे। नहीं, रामास्वामी अय्यर नहीं थे। देखिए, एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के जो अध्यक्ष थी, कि अध्यक्ष ये स्वयं थी, और जॉर्ज अरुंडेल जो है वो संगठन मंत्री बने थे। जबकि रामास्वामी अय्यर जो थे, रामास्वामी अय्यर ये जो है, तथा वीपी वाडिया ये कोषाध्यक्ष बने, और आपके रामास्वामी अय्यर महासचिव बनते हैं, और बीपी वाडिया जो है कोषाध्यक्ष बनते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपका नामशोंग उत्सव कहाँ पे होता है? सिक्किम में। ठीक है। वांगला उत्सव मेघालय में। चपचार कूट त्योहार ये नागालैंड का नहीं, चपचार कूट त्योहार ये मिजोरम राज्य का है। ठीक है, मिजोरम राज्य का। यहाँ के अन्य त्योहारों में नाजू पर्व, मौसू पर्व, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड इत्यादि हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक सेकेंड, हाँ ध्यान रखिएगा कि जो चपचार कूट त्योहार ये कहाँ का है? मिजोरम का है, ना कि नागालैंड का। ठीक है, तो ये सुमिलित। और पहला, नामशोंग उत्सव सिक्किम का है, वांगला उत्सव मेघालय का है, नुआखाई पर्व जो है उड़ीसा का है। आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 कथन आपके पास दिए गए हैं। 24 में 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, धान की खेती के प्राचीनतम स्थल उत्तर प्रदेश के लहुरा देव तथा कोल्डीवा से मिले हैं। सही है, पहला कथन आपका सही है। दूसरा, लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में तथा कोल्डीवा मिर्जापुर जिले में, लहुरा देव संत कबीर नगर जिले में तथा कोल्डीवा मिर्जापुर जिले में स्थित है। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि कोल्डीवा प्रयागराज जिले में बेलन नदी घाटी में स्थित है तथा लहुरा देव जो है वो आपका कहाँ पर है? संत कबीर नगर जिले में। तो पहला सही, दूसरा कोल्डीवा वाला जो है गलत है। वो आपका कहाँ पर है? प्रयागराज के बेलन घाटी में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2 कथन जो है सही नहीं, पहला सही है, दूसरा सही नहीं है। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र या प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की? राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1981 में की गई। 1981 में की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य राज्य में स्कूली शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक अनुसंधान और शिक्षण और सिखाने में नवाचार था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश किस जिले में निवास करती है? तो गोंड जनजाति जो है महाराजगंज, आजमगढ़, बस्ती इन तीनों जिलों में निवास करती है। उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन देखिए। इन तीनों के अतिरिक्त देखिए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही जिलों में गोंड जनजाति निवास करती है। अगला है, ओबरा ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो इसका निर्माण जो है तत्कालीन सोवियत संघ अर्थात रूस के सहयोग से किया गया था। रूस के, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका वाणिज्यिक परिचालन 15 अगस्त 1967 को प्रारंभ हुआ। ओबरा ताप विद्युत संयंत्र के लिए भेल BHEL द्वारा मशीनरी दी गई थी। आगे बढ़ते हैं।
निम्न वक्तव्यों पर विचार करना है। कथन कांड का प्रश्न बताना सही कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपका पहला है जो कथन है, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी है। कथन सही है। कारण हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। ये भी सही है। दो के दोनों कथन सही हैं, परंतु ये उसका व्याख्या नहीं कर रहा है कि वो सतत वाहिनी क्यों है। तो यहाँ पर आपका दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं हो रही है। बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां भारत के राज्य और सबसे ऊंची चोटी के संबंध में। तो देखिए तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा चोटी है। डोडा बेटा चोटी सबसे ऊंची है, तो यहाँ पे फोर्स मिलाइए। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो यहां पर आपका 3 हो जाएगा। 3 से मिला दीजिए। नागालैंड की शारा मती चोटी है। 2 से मिला दीजिए। और मध्य प्रदेश की आपकी धूपगढ़ है। धूपगढ़ है मध्य प्रदेश की। 1 से मिला दीजिए। तो तमिलनाडु की डोडा बेटा है, राजस्थान की गुरु शिखर है, नागालैंड की शारामती है और मध्य प्रदेश की धूपगढ़ चोटी है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई। अक्टूबर 2023 में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के द्वारा जमे हुए वीर तथा भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत के पहले घोड़े के बच्चे का जन्म कराया गया, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो राज हिमानी। इसका नाम क्या है? राज हिमानी रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होता जा रहा है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक, उसमें लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण अनवर होता जा रहा है? तो इसमें से जो लेटेराइट मृदा है, लेटेराइट मृदा में लौह ऑक्साइड पाया जाता है। स्पष्ट है कि लेटेराइट मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवर होती जा रही है। यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्या है? दो सूचियां हैं, खनिज और देश। 32 में खनिज और देश, इन्हें सुमेलित करना। देखिए चांदी के लिए आपका कौन सा देश है? मैक्सिको। तो 3 से मिलाइए। चांदी के लिए मैक्सिको प्रसिद्ध है। वहीं पर आपका अभ्रक के लिए भारत है, तो 4 से मिलाइए। लौह अयस्क के लिए रूसी संघ। 2 से। तांबा के लिए आपका मैक्सिको है। तांबा के लिए क्या है? नहीं, तांबा के लिए जो है चिली है। तांबा के लिए चिली। 1 से मिलाइए। देखिए चांदी के लिए मैक्सिको है, अभ्रक के लिए भारत है, लौह अयस्क के लिए रूसी संघ है और आपका तांबा के लिए चिली है। तो 3 4 2 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादित तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है आपका गुजरात का खंभात की खाड़ी। गुजरात की खंभात की खाड़ी जो है सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, कॉन्स्टेलेशन है? तो कितने हैं? तो ये है आपके कितने? 88 है। 88 संख्या याद रखिएगा, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? यहां पर आप देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। पेन पिंटर पुरस्कार 2023 माइकल रोशन ने। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 एवेगेनी मोलोलेटक ने। नहीं, ये कथन आपका गलत है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जो है 2023 का, ये जेफर किजिल काया, अलेसंड्रा कोराप, मुंडरू चिलिकवा मुब्बा, टेरो मुस्टो नेनन, डेलिमा शिलालाही, डियाने बिल्सन, इन सभी को दिया गया। परंतु इसमें कहीं पे भी जो नाम है वो एवगेनी मोलोलेटक का नहीं है। और गोल्डमैन जो पर्यावरण पुरस्कार है इसे ग्रीन नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका सी वाला जो है सही नहीं है। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 का आलिया मीर को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, पहला, यह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है। सही है। यह संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। सही है। यह दक्षिणी चिली में अवस्थित है। यह कथन आपका सही नहीं है। ठीक है। देखिए आटाकामा मरुस्थल जो है दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है, संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह शुष्क मरुस्थल है। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली एवं पेरू में विस्तारित है। तो यहाँ पर सी वाला कथन जो है वो गलत है। इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। ये सही है। आगे बढ़ते हैं।
दो सूचियां दी गई हैं, दो सूचियां दी गई हैं, नगर और नदियां, नगर और नदियां, इन्हें हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहां पर देखें आपका पेरिस किस नदी के किनारे है, पेरिस जो है आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस शीन नदी के किनारे है, शीन नदी, तो आप 4 से मिलाइए। किनशासा, किनशासा जो है ये आपकी जायरे रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी है, ठीक है। किनशासा, किनशासा जो है कांगो, कांगो नदी के किनारे है, या जायरे कांगो नदी के किनारे, तो आप यहाँ 3 से मिला दीजिए। बैंकॉक, बैंकॉक जो है थाईलैंड की राजधानी, ये फ्राया नदी, चाओ फ्राया नदी के तट पर है, तो 2 से मिलाइए। अससियन, अससियन जो है ये आपका पराग्वे की राजधानी है, पराग्वे की राजधानी है, और ये जो है आपका पराग्वे नदी के तट पर स्थित है, तो 1 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा 4 3 2 1, 4 3 2 1 अर्थात सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो सूचियां दी गई हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम और किस देश में उन्हें उन नामों से जाना जाता है। तो यहां पर आप देखें बिली विली, विली विली नाम कहां पे है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है विली विली नाम, ठीक है। तो यहां पर आपका 2 हो जाएगा। टैफू, टैफू नाम जो है आपका कहां पर है, टैफू नाम जापान में है, टाइफू या टैफू ये जापान में है, तो इसको आप 3 से मिलाइए। बागियो, बागियो या बगुयो ये फिलीपींस में है, 1 से मिला दीजिए। हरिकेन, हरिकेन जो है यूएसए में बोला जाता है, हरिकेन जो है यूएसए में, तो आप 4 से मिला दीजिए। चीन में टाइफून कहते हैं, देखिए जापान में टाइफू कहते हैं, टाइफू या टाइफू, परंतु आपका चीन में टाइफून कहते हैं, भारत में चक्रवात कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका 2 3 2 3 1 4 डी ऑप्शन हो जाएगा। बिली बिली ऑस्ट्रेलिया में, टाइफू जापान में, बागियो फिलीपींस में, हरिकेन आपका यूएसए में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए आप माओरी जनजाति न्यूजीलैंड की है, मसाई जाम्बिया की नहीं है। मसाई जनजाति जो है ये केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, मसाई जनजाति जो है केन्या, केन्या और उत्तरी तंजानिया में पाई जाती है, ना कि जाम्बिया में। तो यहाँ पर सी पी ऑप्शन सही नहीं है। मयाज ग्वाटेमाला में, बुशमैन कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल आपका कहाँ पे है, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं, और यहां से होकर के आपका जो है मकर रेखा भी गुजरती है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में किन राज्यों के किसानों के लिए फसल वर्ष 2023-24 के लिए अफीम पोस्त की खेती के संबंध में लाइसेंस की वार्षिक लाइसेंसिंग नीति की घोषणा की है। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए, ठीक है, ये ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कोपा कबाना पुलिन, कोपा कबाना पुलिन कहाँ अवस्थित है, तो यह पुलिन जो है आपका रियो डी जेनेरियो में, कोपा कवाना पुलिन जो है या बीच जो कह सकते हैं, ये ब्राजील के नगर रियो डी जेनेरियो के दक्षिणी भाग पर स्थित है। यहां पर सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, यहां पर आप देखें पहला पर्वत सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र, नहीं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र क्या है, महासागर है। दूसरा अजैविक अवयव, अजैविक अवयव जीवाणु नहीं है, ये जैविक जैविक अवयव है। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र, हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र ये आपका सही है। सी वाला वर्षा ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि गैसें उत्तरदायी होती हैं, न कि वर्षा। आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है, कौन सा कारण यहां पर सबसे उपयुक्त है, देखिए पहला यहां वार्षिक अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है, नहीं, यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, जो हिमालय प्रदेश है यह विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है, इसलिए यहाँ पे जाति विविधता जो है वो अधिक दिखाई पड़ती है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैव सुरक्षा या बायो सेफ्टी का कार्टाजेना, जैव सुरक्षा या बायो सेफ्टी का कार्टाजेना प्रोटोकॉल भारत में किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, तो इसे जो है आपका किसके द्वारा कार्यान्वित, तो इसे जो है आपका पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इसे जो है 23 जनवरी 2001 को
23 जनवरी 2001 को हस्ताक्षरित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ, यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? तो यह जो पहल है यह यूएनएफसीसी सचिवालय के द्वारा अर्थात संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सचिवालय ने मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ नामक नई पहल को लॉन्च किया है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जलवायु तटस्थता क्लाइमेट न्यूट्रलिटी की ओर संक्रमण में वास्तविक परिमाण या परिणाम प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, कंपनियों तथा सरकारों के प्रयासों को दर्शाएगी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इनमें से कौन सा उत्तरदायी नहीं? देखिए, प्रशीतकों में प्रयुक्त होने वाला CFC-12 ये उत्तरदायी है। विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म जो है ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। अग्निशमन में प्रयुक्त हेलोन 1211 उत्तरदायी है। नाइट्रस ऑक्साइड उत्तरदायी है, परंतु आपका बी ऑप्शन जो है विलायक के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजाति पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों की पौध का रोपण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे समुदाय या जनजाति हैं? इनमें से गोंड और कोरकू ऐसी जनजातियां हैं जो प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट मतलब ये आपका मास भर चलने वाले अभियान या त्योहार के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं। तो गोंड और कोरकू, और इसे हरजीरोती त्योहार कहते हैं, इनकी भाषा में हरजीरोती कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व में आते हैं? रिजर्व में आते हैं? यहां पर आप देखिए, पहला ऑप्शन जो है न्यारा, पिपारा और शे दुर्ने वन्य प्राणी अभ्यारण्य और कलाकड़ मुंद थुराई बाघ रिजर्व जो है ये आपका अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व के तहत आते हैं। ठीक है, देखिए अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व जो है पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर केरल व तमिलनाडु राज्य में विस्तारित है। यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा पेमबार्थी और चंदलापुर गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है। ये कहाँ स्थित है? तो ये गांव जो है आपका तेलंगाना में। कहां पर है? तेलंगाना में। पेबार्थी और चंदलापुर गांव कहां पे हैं? तेलंगाना में, याद रखिएगा। इन्हें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है इन चारों में? तो आप यहां पर देखें, इसमें से स्मॉग, अम्ल वर्षा, एस्बेस्टोसिस ये वायु प्रदूषण संबंधित, परंतु यूट्रोफिकेशन ये जल प्रदूषण संबंधित है। यूट्रोफिकेशन जो है ये जल प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या से नदी तल में बहुत अधिक बालू खनन का या के संभावित परिणाम हो सकता है या सकते हैं? तो यहां पर देखिए, यहां पर आपके 3 चीजें दी गई हैं, कौन सा हो सकते हैं ये बताना है। तो एक सेकेंड, हाँ, पहला नदी की लवणता में कमी, सही है। इससे आपका बालू खनन से नदी की लवणता में कमी कोई वो नहीं है। भौम जल का प्रदूषण हो सकता है और भौम जल स्तर का नीचे चले जाना, ये दोनों चीजें आपकी हो सकती हैं। तो यहां पर दूसरा और तीसरा अर्थात बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? देखिए, एप्को आंदोलन के नेतृत्वकर्ता पी हेगड़े थे। चिपको आंदोलन के SL बहुगुणा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के मेधा पाटकर, परंतु शांत घाटी आंदोलन के बाबा आमटे नहीं थे। ठीक है, शांत घाटी आंदोलन के संदर्भ में डॉक्टर सलीम अली का नाम चर्चित रहा है। डॉक्टर सलीम अली का। बाबा आमटे जो है वन्यजीव संरक्षण तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद जीवनी पुस्तक के लेखक कौन है? मनमथ नाथ गुप्त है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है संस्थान और केंद्र के संबंध में? देखिए कौन सा सुमेलित है। यहां पर आपके पास 4 दिए गए हैं। तो सुमेलित कौन सा ये हमें बताना है।
अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र ये आपका कहां पर है? ये एक सेकेंड, यहां देखिए आपका पहला जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र, ये कटक में नहीं है बल्कि बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी रायबरेली में नहीं, बनारस में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में है, ये सही है। नेशनल स्टैटिक्स सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी ये आपका मेरठ में नहीं है, ये आपका मेरठ में नहीं है, ठीक है। ये कहां पर है? एक सेकंड, ये देखते हैं कहां पर है। ये आपका कहां पे है? ये आपका नोएडा में। ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये बनारस में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय अमेठी में है। और नेशनल स्टैटिक्स सिस्टम्स ट्रेनिंग एकेडमी ये आपका ग्रेटर नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। जीवमंडल के संगठन के विभिन्न संस्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो कौन सा एक सही अनुक्रम है? तो इसमें डी ऑप्शन देखिए, जीव के बाद जनसंख्या, जनसंख्या को पारिस्थितिक तंत्र और फिर जीवमंडल, ये क्रम चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा या से पृथ्वी पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करता है या करते हैं? तो यहां पर देखिए आपका ज्वालामुखी क्रिया करता है, श्वसन करता है, जैव पदार्थ का क्षय करता है पर प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2, 4 सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 22वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है भारत सरकार का 22वें विधि आयोग का गठन फरवरी 2020 में किया गया था, सही है। इस आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक विस्तारित कर दिया गया, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। 58 क्या है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आप यहां पे देखिए, असीम चटर्जी, असीमा चटर्जी रसायन शास्त्री, कमल रणदीवे कोशिका जीव विज्ञानी, अन्नामणि भौतिक शास्त्री व मौसम वैज्ञानिक, दर्शन रंगनाथन ये क्वांटम भौतिकी संबंधित नहीं है, ठीक है, इनका संबंध इससे नहीं है। दर्शन रंगनाथ का संबंध जो है बायोकेमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री से। तो सी डी ऑप्शन सही नहीं है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा है? कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 320 ये निर्वाचनों का अध्यक्षण नहीं है बल्कि 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य से संबंधित है, ये गलत है। अनुच्छेद 317 जो है ये लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने से संबंधित है तथा निलंबित किए जाने के बारे में, ना कि लोक सेवा आयोग के कृत्यों के बारे में। लोक सेवा आयोग के कृत्यों का संबंध 320 से है, तो ये गलत हो गया। 324 लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं है, 324 जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य नहीं है। 323(1) में, 323(1) में जो है लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। तो यहां पर आपका सही कौन सा है? एक सेकंड, तो 323 है, देखिए 323 का संबंध लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन से है, जबकि 323 का एक जो है इसके साथ, इसके तहत है संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवेदन दे। तो यहाँ पे डी वाला सही है, जो कि 324 जो है ये क्या है, ये निर्वचनों के अधीक्षण के बारे में है। यहाँ पर ये वाला सही है, मतलब इससे मिलान करेंगे तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसको? तो ये संबोधित होता है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को संबोधित होता है। अगला है संयुक्त संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन जो है वो सही है? दो कथन है। पहला है अनुच्छेद कौन सा सही है ये बताना है। अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता नहीं, 109 में नहीं बल्कि 108 में है। तो पहला कथन आपका गलत होगा। दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये सही है। यहाँ पर दूसरा कथन सही, इसलिए सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? संवैधानिक निरंकुशता का अधिकार जो है ये आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा क्या किया गया है? प्रवृत्त किया गया है, ठीक है। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। आगे बढ़ते हैं। 1935 का अधिनियम, यहां पे दो सूचियां हैं, प्रावधान और स्रोत। हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन से प्रावधान का स्रोत किस देश से लिया गया है। यहां पर आप देखें, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से, राज्य के नीति निषेध तत्व जो है आयरलैंड से, सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां जो है ये आपका, इसका संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं है। अवशिष्ट शक्तियां आपका कहां से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियां जो है आपका कनाडा से है, ठीक है। तो ये सी वाला सही नहीं। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पंचायत भाग 9 में है, नगर पालिका नौका में है, सहकारी समितियां नौका में, परंतु अधिकरण जो है, अधिकरण
ये आपका 9 खा में नहीं है, सॉरी 10 में नहीं है, भाग 10 में नहीं है, बल्कि अधिकरण किसमें है? 14 का में, भाग 14 का में है। तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। भाग 10 में क्या है कि अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के संबंध में प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दो यहाँ पर सूचियां दी गई हैं अनुसूची और उसके विषय के बारे में। तो यहाँ हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। तीसरी अनुसूची या तृतीय अनुसूची में क्या है? शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है, इसमें 2 से मिलाइए। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, 1 से मिलाइए। 7वीं अनुसूची में क्या है? संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषयों की सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये दी गई है। तो यहाँ पर आप 4 से मिलाइए। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 3 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 2143 अर्थात डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो ये केशवानंद भारतीयवाद में किया गया 1973 के बाद में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन या गैर वन क्षेत्रों में कोनोकार्पस वृक्षारोपण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गुजरात ने लगाया है। किसने लगाया है? गुजरात के द्वारा यह लगाया गया है। ठीक है, इससे पहले तेलंगाना राज्य ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो गलत है? यह लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 101/3 आरक्षण का प्रावधान करता है, यह कथन सही है। संसद में इसे 128वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया, सही है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया, यह भी सही है। जो डी ऑप्शन है आपका कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी मंजूरी 30 सितंबर 2023 को दे दी गई, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि इसकी मंजूरी 28 सितंबर 2023 को दी गई थी, ना कि 30 सितंबर को। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन गलत है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं, यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं, बताना है कौन से सम्मिलित है। पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने व रखने का अधिकार है, सही है। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही। चौथा, धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन करने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व का यह उल्लंघन करता है। ठीक है, देखिए, क्योंकि आपका नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत जो आर्टिकल 39 खा है, 39 खा या 39 बी कह सकते हैं, ये जो है आपका, ये क्या कहता है? ये आर्थिक व्यवस्था कहता है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण हो, अहितकारी संकेंद्रण होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं कथन कांड का प्रश्न है यहाँ पर। तो देखिए, कथन क्या है? संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता, सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं, ये कथन आपका गलत है, बिल्कुल सीमा होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका या किन लोगों का स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल, जो 1947 का मंत्रिमंडल था, का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार के पोर्टफोलियो से भिन्न था? यहां पर देखिए 72 नंबर क्वेश्चन में यहां पर किसका था? जगजीवन राम। देखिए, जगजीवन राम जो थे ये श्रम मंत्रालय इनके पास था पहले भी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास जो था, इनके पास खाद्य और कृषि मंत्रालय था पहले भी। सी एच भाभा के पास जो है पहले वाणिज्य मंत्रालय था, इनके पास जो है वाणिज्य मंत्रालय था, फिर बाद में खान और विद्युत मंत्रालय हो गया था। तो इनका जो है बदल गया था, सी एच भाभा का। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्रालय थे, और बाद में भी जो होता है अंतरिम सरकार में भी इनको रक्षा मंत्रालय ही मिलता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1919 की शर्तों के तहत हुए थे, ये कथन सही है। दूसरा, सरकार का मानना था कि रियासतें 1935 के अधिनियम में प्रस्तावित संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी। ये 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, चूंकि शामिल नहीं थी इसलिए 1935 का अधिनियम लागू नहीं हो पाया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। 1 और 2 दोनों के दोनों सही हैं। अगला है, निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? कौन सी वित्तीय समितियां हैं इसमें से? यहाँ पे देखिए 4 समितियां दी गई हैं। यहाँ पर आपके पास 4 समितियां दी गई हैं। देखिए, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उपक्रम समिति, ये 3 के तीनों जो है वित्तीय समितियां हैं, परंतु आपके संसद सदस्यों की वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति जो है ये वित्तीय समिति के तहत नहीं आती है। ठीक है, तो वित्तीय समितियों में
वित्तीय स्थायी समिति में 3 है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और आपका लोक उपक्रम समिति। तो ए बी सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां और भत्ते होंगे, क्या होंगे? देखिए, इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे। ठीक है। और देखिए, भारतीय संविधान के भाग 6 के तहत अनुच्छेद 158 के 3 का के तहत यहां प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है और बताना है सही कौन सा है। कथन है आपका कि भारत में लिखित संविधान सही है। कारण, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही, परंतु कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपका स्पष्टीकरण नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे मैथ के प्रश्नों को हम लोग मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यह विचार कि भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए वक्तव्य किया गया था किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा और इन्हें 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था जो है आपका ताज निकलने की अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, 2 कथन बताना है सही कौन सा। पहला है आपका कि 1 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। यह कथन सही है। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। यह भी कहीं सही है। तो 2 के दोनों कथन यहां पर क्या है? सही है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात एनसीईआरटी को 1 सितंबर 2023 को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निष्पादन बजट की अवधारणा ली गई है कहां से? तो निष्पादन बजट की जो अवधारणा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है निष्पादन बजट की। देखिए, हूवर आयोग 1949 का की संस्तुति पर निष्पादन बजट का सबसे पहले प्रयोग यूएसए में किसी क्षेत्र में किया गया था। इस प्रकार का बजट लागत लाभ विश्लेषण को निरूपित करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, मुद्रास्फीति ऋणियों को लाभ पहुंचाती है, ऋणियों को जो ऋण लिए होते हैं। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति। दूसरा, मुद्रास्फीति बॉन्ड धारकों को लाभ पहुंचाती है, तो ये जो है बॉन्ड धारकों को हानि पहुंचाती है। मुद्रास्फीति ऋणियों को, जो ऋण लिए रहते हैं उनको लाभ पहुंचाती है, परंतु जो बॉन्ड धारक होते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपका पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मुद्रास्फीति के कारण क्या होता है? मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होती है जिसके कारण ऋणी वर्ग को लाभ पहुंचता है क्योंकि उन्हें कम क्रय शक्ति वाली मुद्रा ऋण अदायगी के रूप में देनी पड़ती है। इसके विपरीत बॉन्ड धारकों के लिए मुद्रास्फीति क्या होती है? नुकसानदेह होती है, उनकी बॉन्डों की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित या निम्न कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए, बताना सही कौन सा। पहला, बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर लेता है। सही है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक उधार पर लेता है। 2 के दोनों कथन यहां पर क्या है? वो सही है। नहीं, बताना कौन से गलत है इसमें, कौन से गलत है। तो यहां के 2 के दोनों कथन गलत है। 2 के दोनों कथन क्या है? गलत है। देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। व्यवहारिक अर्थों में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से जिस दर पर दीर्घकालिक ऋण प्राप्त किया जाता है उसे बैंक दर कहा जाता है। तो ये यहां पे अल्पकालिक उधार जो है ये आपका दीर्घकालिक उधार होगा। बैंक दर आरबीआई की मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। वहीं रेपो रेट जो होता है, रेपो रेट पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। तो यहां पर दीर्घकालिक नहीं, रेपो रेट में अल्पकालीन होगा। तो यहां पे 2 के दोनों कथन गलत है, इसलिए सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कौशल विकास पहल क्रियाशील हुआ। कब क्रियाशील हुआ? तो कौशल विकास पहल जो है ये आपका मई 2007 में ये क्रियाशील हुआ। ठीक है, कौशल विकास पहल श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2007 में प्रारंभ किया गया। अगला है, एक राष्ट्र एक चुनाव पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई है। आगे बढ़ते हैं, पेपर गोल्ड पद का आशय क्या है? पेपर गोल्ड पद का,
तो इसका आशय है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, HDR। यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? किस पर विशेष बल है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण पर है। तो ए और बी दोनों, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी स्थापना जो 1960 में हुई थी, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके 13 देश जो है 13 सदस्य देश हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ 13 में से एक संख्या कम हुई है क्योंकि अंगोला जो है, अभी अंगोला ने हाल ही में इससे अपनी सदस्यता त्याग दी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है समितियों के संबंध में? यहाँ पर देखिए, गोस्वामी समिति का संबंध औद्योगिक गुणवत्ता की समस्या से है। जानकी रमन समिति का संबंध शेयर घोटालों की जांच पड़ताल से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। परंतु तारापुर समिति का संबंध बैंकों में ग्राहक सेवा से नहीं है। तारापुर समिति का संबंध पूंजीगत खाते में रुपए की परिवर्तनीयता पर सलाह हेतु गठन पर थी। ठीक है, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है। अगला है, टी माल्थस ने दी माल्थ्यूशियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो संबंधित है किससे? तो यह जो है जनसंख्या के संदर्भ में, जनसंख्या से। यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गांधी शांति पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। दो कथन आपके पास यहां पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, गीता प्रेस गोरखपुर को वर्ष 2021 हेतु गांधी शांति पुरस्कार हेतु चयनित किया गया, सही है। वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया, ये भी सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है। ठीक है, देखिए, गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। कब हुई थी? 1923 में। और जो गांधी शांति पुरस्कार है 1995 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य कितने रुपए प्रति क्विंटल की मंजूरी दी गई है? तो यह है 315 रुपए प्रति क्विंटल, 315 रुपए प्रति क्विंटल। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख है वो बुद्ध घोष की समंत पाशादिका में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, दो कथन बताना सही कौन सा। पहला, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वैनशांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, शाम्बपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा संबंधित है, यह भी सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो ये कहा है बलबन ने। किसने कहा है? बलबन ने कहा है। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहां पर दिए गए हैं, बताना है सही कथन कौन सा है। पहला, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है, यह कथन गलत है क्योंकि ये कबीर के उपदेशों का संकलन है। दूसरा, पुष्टि मार्ग के दर्शन को मध्वाचार्य ने प्रतिपादित किया था, नहीं, पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है। पुष्टि मार्ग का दर्शन जो है वो मध्वाचार्य नहीं, वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था, इसलिए दोनों कथन यहां पे गलत हैं। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि क्या हो सके? ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब जो है वो सआदत खां था। सआदत खां अवध का प्रथम नवाब था। सआदत खां 1722 में सआदत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था, जहां उसने अपने भतीजे और उत्तराधिकारी सफदरजंग के माध्यम से स्वतंत्र शासन किया। 1739 में 1739 में इसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी सफदरजंग ने बादशाह के प्रति नाम मात्र की निष्ठा रखना भी अस्वीकार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो इनमें से सबसे पहला अधिकार पत्र जो है लीवेंट कंपनी को, किसको? लीवेंट कंपनी को दिया गया था। लीवेंट कंपनी को वर्ष 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को
पुनः स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1858 की साम्राज्य की घोषणा के द्वारा। जब 1857 की जो क्रांति होती उसके परिणाम स्वरूप ये किया गया था। और ये इसकी उद्घोषणा जो है आपका इलाहाबाद में जो दरबार लगा था, इलाहाबाद या वर्तमान का जो प्रयागराज है में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा यह उद्घोषणा की गई थी 1 नवंबर 1858 को। आगे चलते हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संस्थान और उसके संस्थापक कौन है? तो देखिए कौन है यहां पर, इसमें कौन सा तीनों में से कौन सा सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो पहला, बनारस का संस्कृत कॉलेज, ये विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया गया था। जो बनारस का संस्कृत कॉलेज है इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में किया था। जोनाथन डंकन ने, तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय में होती है। वॉरेन हेस्टिंग ने की थी 1780 में, ये वाला आपका सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ऑर्थर वेल्जली नहीं, लॉर्ड रिचर्ड कोले वेल्जली ने। किसने? लॉर्ड रिचर्ड कोले वेल्जली ने 1800 में किया था। तो ये तीसरा गलत है। तो पहला और तीसरा गलत है, केवल दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था ये हमें बताना है। तो यहां पर देखिए 4 लोगों के नाम है। इसमें मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी, इनका नाम था, परंतु एम ए अंसारी इसमें शामिल नहीं थे। ध्यान रखिए कानपुर षड्यंत्र केस कब का है? 1924 का है। ठीक है, तो इसमें आपका एम ए अंसारी का नाम नहीं था। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्तियों में बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बना करके कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चलाया गया था। यही मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। ये 1924 का केस था। इसमें एम एन राय, श्रीपाद अमृत डांगे, नलिनी गुप्ता, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण लाल शर्मा और सिंगार वेलू चट्टियार पर मुकदमा चलाया गया था, परंतु इसमें एम ए अंसारी का नाम शामिल नहीं था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 घटनाक्रम दिए गए हैं, 3 घटनाक्रम दिए गए हैं, बताना है सही क्रम क्या है। तो यहां पर आप देखिए, जलियांवाला बाग नरसंहार, जलियांवाला बाग नरसंहार आपका 13 अप्रैल 1919 को होता है। डॉक्टर सत्यपाल का बंदी कब बनाया जाता है? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को जो है गिरफ्तार किया जाता है। 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन कब होता है? तो ये जो अधिवेशन होता है दिसंबर 1919 में होता है। नेहरू जी की, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में होता है। तो यहां पर सबसे पहले क्या होता है? डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया जाता है 9 अप्रैल को, तो 2, फिर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1, और दिसंबर में आपका जो है कांग्रेस अधिवेशन होता है तो 3, तो 2, 1, 3 ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इन चारों कथनों में से? तो देखिए कौन सही नहीं है। पहला, वर्ष 2023 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पलाऊ गणराज्य के एबाकल पुरस्कार सम्मानित किया गया, सही है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिजी गणराज्य ने द कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी सम्मानित किया है, ये भी सही है। वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहरीन द्वारा ग्रैंड कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू सम्मानित किया गया, ये कथन आपका गलत है, क्योंकि ये जो पुरस्कार दिया गया ग्रैंड कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये जो है बहरीन ने नहीं दिया बल्कि पापुआ न्यू गिनी ने दिया, पापुआ न्यू गिनी ने। यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं है, सही है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें क्या करना है? सुमेलित करना, बताना सही कौन सा है। तो देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना ये पिट का भारतीय अधिनियम 1784 के द्वारा किया गया, 2 से मिलाइए। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, 1 से मिलाइए। ईसाई मशीनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है ये आपका चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, तो 3 से मिला दीजिए। गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा, तो 4 से मिलाइए। तो आपका 2134 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं श्री अरविंदो। कौन है? श्री अरविंदो। इनकी अन्य कृतियों में एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, ये सभी इनकी कृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं या 54वीं बैठक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन यहां पर सही है? यहां पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला,
विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 15 से 19 जनवरी 2024 में होगी। ये कथन सही है, 2024 में। दूसरा, यह मुख्य रूप से नई प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम अवसरों और निर्णय लेने तथा वैश्विक साझेदारी पर उनके प्रभाव की खोज पर केंद्रित होगी। ये दो के दोनों कथन क्या है? सही है। इसकी बैठक कहां पे होगी? स्विट्जरलैंड के दावोस में। तो दो के दोनों कथन सही है, बी ऑप्शन हो जाएगा 1 2। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक जो है वो सुमेलित नहीं है? देखिए, कर्मा जो आपका लोक नृत्य है ये महोबा का नहीं है। कर्मा जो है ये आपका कहाँ का? ये आपका महोबा का नहीं है। देखिए, धुरिया जो है बुंदेलखंड का है। धुरिया नृत्य जो है बुंदेलखंड की कुम्हार जात द्वारा स्त्री वेश धारण कर किया जाता है। जबकि जो कर्मा नृत्य है आपका, कर्मा, ये महोबा में ना होकर के कर्मा और शीला नृत्य जो है ये सोनभद्र में आदिवासियों द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। वहीं पे आपका धीवर नृत्य ये आपका कहार जात के द्वारा किया जाता है मांगलिक अवसरों पर। और नटवरी जो है ये पूर्वांचल में होता है। नटवरी नृत्य जो है ये पूर्वांचल में होता है। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहीरों तथा यादवों में ये नटवरी नृत्य प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई हैं तीर्थ स्थल का नाम और किस नगर में ये स्थित है। देखिए, चक्रतीर्थ ये कहां पे है? नैमिषारण। चक्रतीर्थ नैमिषारण आप 4 से मिलाइए। गोविंद देव मंदिर वृंदावन 3 से मिला दीजिए। सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी 2 से मिला दीजिए। बौद्ध एवं जैन मंदिर ये कौशाम्बी में 1 से मिला दीजिए। चक्रतीर्थ आपका नैमिषारण, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सिकरी, बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी। तो 4 3 2 1 अर्थात आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक है? काशी विद्यापीठ का संस्थापक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को। ठीक है, नहीं, एक सेकंड, बाबू शिव प्रसाद गुप्त को। देखिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले में स्थित है। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ उत्तर प्रदेश काशी विद्यापीठ। ठीक है, इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय वर्ष 1921 में भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू शिव प्रसाद गुप्त और भगवान दास के द्वारा की गई थी। यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। श्री शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 को आज नाम से एक दैनिक समाचार पत्र भी निकाला था। शिव प्रसाद गुप्त ने जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ओडोमीटर, सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, नहीं। अमीटर जो है ये विद्युत धारा मापता है, विद्युत शक्ति नहीं मापता है। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही नहीं। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। तो देखिए, बताना सही कौन सा है। कथन है तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती, नहीं, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, घटने लगती है। तो इसलिए आपका कथन गलत है। कारण तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, ये सही है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। कथन आपका गलत है, कारण सही है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो है आपका उत्तल लेंस, आवर्धक कांच अर्थात मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यह लेंस किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अर्थात मैग्नीफाइड इमेज उत्पन्न करने में प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? तो देखिए, ये वॉट के मापन पर आधारित होता है। विद्युत का बिल जो है, बिजली का बिल किलोवाट प्रति घंटे के मापन पर आधारित होता है। किलोवाट प्रति घंटा, 1 घंटे में 1000 वाट व्यय की गई विद्युत ऊर्जा होती है। तो ये वॉट के मापन पर। ठीक है, तो यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला है क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? क्वांटम सूचना का मूल मात्रक QUBIT है, क्यूबिट है। क्या है? क्यूबिट है। क्वांटम बिट जो है क्वांटम सूचना की मूल इकाई होती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन आपके पास दिए गए हैं, बताना है सही कौन सा है। पहला, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2023 विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है, यह कथन आपका सही है। दूसरा, ग्लोबल साइबर सुरक्षा पर वार्षिक बैठक 13 से 15 नवंबर 2023 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई, यह कथन भी आपका सही है। 2 के दोनों कथन यहां पर सही है, इसलिए आपका ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? देखिए, एल्युमिनियम का जो एस्क होता है बॉक्साइट है, सही है। कॉपर का जो है वो सिनेबार नहीं है, सिनेबार जो है मरकरी या पारे का है, सिनेबार मरकरी या पारे का, तो ये वाला सही नहीं है। कॉपर का क्यूप्राइट होता है, कॉपर या तांबे का क्यूप्राइट होता है। जिंक का कैलामाइन है, आयरन का हेमेटाइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है? तो कांच को गहरा नीला रंग जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ये कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। जबकि लाल कांच का निर्माण के लिए क्या करते हैं? गोल्ड क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं। लाल कांच के निर्माण के लिए गोल्ड क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कथन कांड का प्रश्न है। कथन कांड का प्रश्न है, तो देखिए, कथन है कि ओजोन जल के सूक्ष्म जीवों को मार देता है, सही है। ओजोन रेडियो एक्टिव नहीं है, दो के दोनों सही हैं, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ओजोन अस्थायी होती है, अतः जल में मिलाते ही एक ऑक्सीजन परमाणु विलक कर देती है, जो ऑक्सीकरण द्वारा जीवाणु का हनन करती है, मार देती है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्न में से किसका सही सुमेलित नहीं है? किसका सही सुमेल नहीं है? यहां पर आप देखें, पहला स्वजीवी उत्पादक, स्वजीवी जो होते हैं ये उत्पादक होते हैं, सही है। परोपजीवी उपभोक्ता होते हैं। मृतोपजीवी विबंधक होते हैं। तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होते नहीं, जो तृणभक्षी होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो कि शाकाहारी होते हैं। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को, जो विटामिन डी होता है इसे क्या माना जाता है? हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़ते हैं, अगला है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? पीएच वैल्यू क्या होती है इसकी? तो 7.35 से लेकर 7.45 के मध्य, अर्थात एवरेज निकालेंगे तो 7.4 होती है। ठीक है, देखिए, एसिडोसिस एवं अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों को का जो पीएच स्तर होता है इस सीमा से बाहर होता है। आगे बढ़ते हैं, वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं किस चीज से? उसमें किस चीज की अधिकता होती है? तो उसमें जो है आपका हाइड्रोकार्बन होते हैं और लिपिड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन और लिपिड्स उसमें ज्यादा होते हैं। देखिए, जो पेट्रोक्रॉप्स होते हैं में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन एवं लिपिड या मोम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहां पर 2 और 4। देखिए, जेट्रोफा नामक पौधा जो है वो पेट्रोक्रॉप्स के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में क्या होता है? तो इसमें बायोचिप में आपका आरएनए, डीएनए तथा प्रोटीन ये तीन के तीनों होते हैं। ठीक है, बायोचिप में यहाँ पे देखिए, बायोचिप अर्धचालकों के समान ही एक चिप होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक परिपथ की जगह जैविक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ये जैविक पदार्थ डीएनए, आरएनए तथा प्रोटीन के रूप में चिप की सतह से संबद्ध होते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम 1971 के स्थान पर अब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन अधिनियम 2021 लागू हो चुका है, ये कथन आपका सही है। दूसरा, नए संशोधन अधिनियम के अनुसार संबंधित गंभीर असामान्य मामले में 26 सप्ताह तक के भ्रूण का गर्भपात कराने के लिए राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड की राय लेना आवश्यक नहीं है। ये 26 सप्ताह नहीं बल्कि 24 सप्ताह तक के भ्रूण के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पहला कथन सही, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 139 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपके पास 2 कथन दिए गए हैं, बताना सही कौन सा। पहला, अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को। दूसरा, वर्ष 2023 का इसका जो विषय था, जो थीम थी वो क्या थी? लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना, या लचीले भविष्य के लिए असमानता के खिलाफ लड़ाई। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। अगला है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा क्या है? तो इसकी समय सीमा 2015 से 2030 तक है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सेंडाई फ्रेमवर्क की समय सीमा 2015 से 2030 है, तो ए ऑप्शन। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।